हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। मैं नवीन कुमार पटेल आपका स्वागत करता हूं सतपुड़ा ITI के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर का सबसे बेसिक चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम आप लोग देख सकते हैं। क्या है चैप्टर? मौलिक विद्युत एवं विद्युतीय पदार्थ। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, इससे संबंधित हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप सभी लोग साथ ही साथ नोट्स भी बनाएं। बिल्कुल मैं चाहता हूं कि आप लोग साथ ही साथ इसके नोट्स बनाते चलें ताकि आपको बिल्कुल आसानी हो दोबारा इस चैप्टर को रिवाइज करने में। तो चलिए आज का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के विषय में जानते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, किन किन चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा। तो देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि विद्युत धारा वास्तव में होती क्या है। ठीक है, विद्युत धारा क्या होती है, हम सबसे पहले इसके विषय में जानेंगे। ठीक है, कि विद्युत धारा कैसे उत्पन्न की जाती है या किस तरीके से उत्पन्न होती है, कहाँ से इसकी खोजें की गई। फिर हम इसके बाद जानेंगे इसका प्रकार, कौन कौन से प्रकार की विद्युत धारा होती है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे कि विद्युत धारा के कितने प्रकार हैं। ठीक है, उन प्रकारों के बाद में जो इसका वर्गीकरण किया गया है उनके विषय में जानेंगे कि कितने प्रकार से विद्युत धारा को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग यहाँ पे साथ ही साथ सीखने वाले हैं कि विद्युत धारा के अंतर्गत जो हमारा आवेश होता है वह आवेश कहाँ से उत्पन्न होता है। अर्थात हम लोग सीखने वाले हैं परमाणु की संरचना के विषय में कि परमाणु की संरचना क्या होती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो पूरा ये जो चैप्टर है इसके बाद आप लोगों को पूरा फील आ जाएगा कि वास्तव में करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है और क्यों विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होती है, क्यों धारा बहती है और किन किन पदार्थों में धारा बहती है। जैसे आपने देखा होगा कि सामान्य रूप से हम कहते हैं कि यदि घरों में जैसे किसी को करंट लग गया हो, यदि कोई व्यक्ति तार से चिपक गया हो तो उसे हम क्या करते हैं, हाथों से नहीं छुड़ाते। उसके लिए हम किस चीज का उपयोग करते हैं, लकड़ी के सूखे डंडे का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा लकड़ी के सूखे डंडे में क्या पाया जाता है कि उससे जब हम व्यक्ति को अलग करते हैं चिपके हुए तारों से तो हमें करंट का झटका नहीं लगता है, और जब हम उसे यदि हाथ से अलग करने की कोशिश करते हैं तो हमें भी करंट का झटका लग जाता है। अर्थात हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं कि पदार्थों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। अर्थात पदार्थों का वर्गीकरण, जिसमें धारा चली जाए वह क्या कहलाता है बेटा, वह चालक कहलाता है, जिसमें ना जाए वो अचालक कहलाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों के विषय में पदार्थों का वर्गीकरण भी हम लोग सीखने वाले हैं। पदार्थों के वर्गीकरण के बाद में जो हम पदार्थों को वर्गीकृत करेंगे 3 भागों में, उसके अंतर्गत किन किन पदार्थों का हमें उपयोग करना है। तो जो हमारे लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जो भी उपयोगी पदार्थ होंगे उन सारे पदार्थों के हम क्या सीखेंगे, गुण भी सीखेंगे, कौन कौन से पदार्थ है अर्थात उनके सारे प्रकारों को हम जानेंगे और कहाँ कहाँ उनका हम उपयोग करते हैं, इन उपयोगों को भी हम लोग जानेंगे। तो ये हुआ हमारे चैप्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि हम इस चैप्टर में किन किन चीजों को सीखने वाले हैं। तो चलिए अब हम इसको 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, एक के बाद हम दूसरी चीजों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए तो हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम टॉपिक ले रहे हैं, हम समझते हैं विद्युत धारा के विषय में कि विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है, हम इसके विषय में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए विद्युत धारा की हम परिभाषा क्या लिखते हैं। विद्युत धारा वास्तव में होती क्या है बेटा। तो विद्युत धारा की यदि हम बात करें तो आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक अभिगमन, जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है तो आवेश का जो गति होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, हम क्या परिभाषा लिख सकते हैं, आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह होना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो प्रवाह होगा, प्रवाह मतलब बहना, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ से हमें कुछ चीज़ें और याद रखनी है कि विद्युत धारा इसका जो मात्रक होता है अर्थात किस इकाई में इसे हम मापते हैं, तो आप याद रखेंगे कि इसे मापा जाता है एम्पियर में। किस में मापा जाता है, एम्पियर में। मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, तो यंत्र को हम कहते हैं अमीटर का हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो विद्युत धारा को मापा जाता है किस इकाई में, एम्पियर इसकी इकाई होती है, और किस यंत्र की सहायता से इसे मापा जाता है, तो अमीटर नामक जो यंत्र होता है
जिसकी सहायता से हम विद्युत धारा के परिमाण को मापते हैं कि कितनी विद्युत धारा हमारे परिपथ में प्रवाहित हो रही है। अब देखिए जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा को हम जब वर्गीकृत करते हैं तो विद्युत धारा या हमारे पास जो विद्युत धारा है इसे हम दो प्रकार की विद्युत धारा में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, विद्युत को खासकर यदि हम डिवाइड करें तो विद्युत को यदि हम डिवाइड करना चाहें तो देखिए विद्युत जो आपके पास होता है बेटा, विद्युत हमारे पास दो प्रकार की हो सकती है। विद्युत दो प्रकार की कैसी हो सकती है? पहली वह विद्युत होती है जिसे हम कहते हैं स्थिर विद्युत। पहली विद्युत हमारे पास होती है स्थिर विद्युत और दूसरी हमारे पास होती है गतिशील विद्युत। दूसरी विद्युत कौन सी होती है? गतिशील विद्युत। तो आप याद रखेंगे, जैसे नाम से ही आपको स्पष्ट है, स्थिर विद्युत का मतलब होगा जो एक जगह पे स्थायी हो और गतिशील विद्युत का मतलब क्या होगा? जो बह रही हो। ठीक है, जब विद्युत धारा बहती है तो इसे ही हम क्या कह देते हैं कि यही क्या प्रवाहित हो रही है? विद्युत की एक धारा प्रवाहित हो रही है। जैसे पानी की धारा बहती है ऐसे ही विद्युत की धारा प्रवाहित हो रही है। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? ठीक है, तो देखिए दो प्रकार की विद्युत है। पहली हमने क्या लिखा? स्थिर विद्युत कहलाती है और दूसरी जो विद्युत होती है वह क्या कहलाती है? गतिशील विद्युत कहलाती है। स्थिर विद्युत का मतलब जो एक जगह पर स्थायी रहेगी, गतिशील विद्युत का मतलब कि जो बहेगी, एक जगह पर स्थायी नहीं होगी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो गति करते रहेगी। अब वन बाय वन हम इन दोनों को देख लेते हैं कि स्थिर विद्युत क्या है या इसका उपयोग कहां पे किया जाता है। तो अब हम देखने वाले हैं कि जो हमारी स्थिर विद्युत होती है, स्थिर विद्युत वास्तव में क्या होती है। ठीक है, देखिए स्थिर विद्युत से हम एक पॉइंट याद रख सकते हैं कि यह क्या होती है? स्थायी होती है, गति इसमें नहीं होती, ये गति नहीं करती। एक जगह पे यदि कहीं आवेश स्थिर रखा हुआ है, ठीक है, एक जगह पे यदि आवेश स्थिर रखा हुआ है तो वह क्या कहलाएगा? स्थिर विद्युत हम उसे कह सकते हैं। इसका जो उपयोग है, देखिए इसका जो व्यापारिक हम उपयोग करते हैं, इसका व्यापारिक उपयोग नहीं किया जाता, इसका व्यापारिक उपयोग हम नहीं करते हैं, इसका हम ज़्यादा मात्रा में उपयोग नहीं कर पाते हैं स्थिर विद्युत का, क्योंकि हमारे घरों में जो करंट आता है या जिस करंट का हम लोग उपयोग करते हैं वह कौन सा होता है? वह गतिशील विद्युत कहलाता है, क्योंकि वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकता है। इसी कारण हम देखते हैं कि सब स्टेशन से जब करंट निकल के आता है तो वह सीधे हमारे घरों तक पहुंच जाता है। यदि हम करंट की स्पीड की बात करें कि कितनी गति से हमारा करंट बहता है, तो स्पीड ऑफ करंट यदि आप देखेंगे कि करंट की जो बहने की गति होती है, जो स्पीड होती है गति, वह कितनी होती है? तो यदि आप इसे याद रखें तो अच्छा होगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये इसकी गति होती है। यही प्रकाश की भी गति होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की भी गति होती है और करंट के प्रवाह की गति भी यही होती है। यदि हम इसे और छोटे रूप में लिखना चाहें तो ये कितना हो जाता है बेटा? ये हो जाता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये लगभग कितना आ जाता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अर्थात जो हमारा करंट प्रवाहित होता है वह 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चले जाता है। अब हम वापिस आते हैं हमारे स्थिर विद्युत में कि स्थिर विद्युत का हम व्यापारिक उपयोग तो नहीं करते, लेकिन इसे हम किस प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो स्थिर विद्युत को उत्पन्न करने के लिए हमें थोड़ी सी जानकारी चाहिए, किसकी? आवेश की। अब देखिए आवेश क्या होता है। यदि हम आवेश की बात करें तो आवेश आप यहां पे जान लीजिए कि आवेश हमारे पास दो प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश। ठीक है, धनात्मक आवेश का मतलब क्या होता है बेटा? कमी को दर्शाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे कण, इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करेगा। ऋणात्मक आवेश किसे दर्शाएगा? इलेक्ट्रॉन की अधिकता को यह दर्शाएगा। तो स्थिर विद्युत को उत्पादन करने के लिए, जैसे यदि मैं एक छड़ लेता हूं, ठीक है, शुरुआत कहां से हुई? मैंने एक छड़ लिया, मैंने एक पदार्थ की। इस पदार्थ को मैंने क्या बोला? एम्बर नामक का एक पदार्थ था मेरे पास, इसकी मैंने छड़ लिया। ठीक है, एम्बर नाम का एक पदार्थ है, मैंने इसकी एक छड़ लिया है। ठीक है, और इस छड़ को मैंने रगड़ा। किसके ऊपर रगड़ा? मैंने इसको रगड़ा किसके ऊपर? चमड़े के कपड़े के ऊपर मैंने इसको रगड़ा हुआ है। तो चमड़े के कपड़े के ऊपर जब मैं एम्बर की छड़ को रगड़ता हूं तो यहां पर क्या होता है? चमड़े के पास में जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चमड़े के ऊपर जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, वे इलेक्ट्रॉन कहां आ जाते हैं बेटा? यहां से निकल के ये इस छड़ पर आ जाते हैं। एम्बर की छड़ के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो एम्बर की छड़ के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन चला गया, यहां पे ऋणात्मक आवेश था, यहां इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन जब यहां से चले गए तो यहां पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जब माइनस चला गया तो क्या बचा? प्लस बचा। जब माइनस चला गया तो प्लस बचा। तो जब मैंने एम्बर की छड़ को चमड़े के ऊपर में रगड़ता हूं तो चमड़े के ऊपर क्या आ जाता है? चमड़े
कपड़े के ऊपर आ जाता है धनावेश, यहाँ पे धनावेश एकत्रित हो जाता है, और एम्बर के ऊपर क्या आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है ऋणावेश, यहाँ पर एकत्रित हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसी के जैसे एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं कि जब हम एक कांच की छड़ लेते हैं, ठीक है, किस चीज की छड़ ले रहे हैं, अब हम एक कांच की छड़ ले रहे हैं। ये आपके पास कांच की एक छड़ है, इस कांच की छड़ को जब आप किस पर रगड़ते हैं, जब आप इसको रेशम पर रगड़ते हैं, तो रेशम पर रगड़ने से क्या होता है बेटा, रेशम पर रगड़ने से जो कांच के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वे कांच के इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाते हैं, रेशम के ऊपर आ जाते हैं, और जब ये कांच के इलेक्ट्रॉन रेशम पर आ जाते हैं तो कांच के पास क्या बचता है, धन आवेश बचता है। तो यहां से हमारा जो रेशम का कपड़ा है, इसके ऊपर कौन सा आवेश एकत्रित हो जाता है, ऋणावेश यहां पर एकत्रित हो जाता है, और यहां पर क्या एकत्रित हो जाता है, धनावेश यहां पर एकत्रित हो जाता है। तो ये यहां पर कुछ ऐसा आवेश हमारा इकट्ठा हो जाता है। तो ये जो आवेश यहां पर इकट्ठा हो रहा है, इसे ही हम कहते हैं स्थिर विद्युत। अब देखिए, चूंकि क्या है कि चमड़ा या रेशम का कपड़ा, कांच की छड़ या एम्बर की छड़, ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह या विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। इलेक्ट्रॉन यहां पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं बह सकता है, और जब इलेक्ट्रॉन नहीं बह सकता है, गति नहीं कर सकता है, तो वह एक ही स्थान पर एकत्रित रहता है। वह एक ही स्थान पर एकत्रित रहता है। जब उसे उसके विपरीत आवेश वाले किसी पदार्थ के संपर्क में लाया जाता है तो वह क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। उदासीन हो जाता है से तात्पर्य कि जब धनावेश यहां पर एकत्रित है, इसे जब आप ऋणावेश के संपर्क में लाएंगे तो क्या होगा, प्लस और माइनस एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को धनात्मक और ऋणात्मक आवेश समाप्त कर देते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके आगे हम देखते हैं, एक दैनिक जीवन में हम इसका उदाहरण देखते हैं कि स्थिर विद्युत हमें कहां पर देखने के लिए मिलती है। देखिए, आपने देखा होगा कई बार आप जब कपड़ों को झटकते हैं तो कपड़ों में से आपको हल्की सी चिंगारी या चट करके आपको ध्वनि सुनाई देगी। अब वह किस कारण से उत्पन्न होती है कि आपने जो कपड़े पहने हुए हैं, कपड़े हमारे क्या होते हैं, कुचालक पदार्थ हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं बह सकता है, कपड़ों में इलेक्ट्रॉन नहीं बह सकता है, तो इलेक्ट्रॉन्स आपका इकट्ठा हो जाता है, किसी एक स्थान पे इकट्ठे हो जाते हैं, और जब आप उसे झटकते हो तो वे इलेक्ट्रॉन वहां से निकलकर कहां पर चले जाते हैं, वे इलेक्ट्रॉन हमारे चले जाते हैं वायु में, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन वायु के संपर्क में जाएगा या वायु में जाएगा तो उसकी जो ऊर्जा है वह ऊष्मा और ध्वनि ऊर्जा के रूप में निकल जाएगी। तो ऊष्मा जो होती है, ऊष्मा से हमें हल्का सा प्रकाश देखने के लिए मिलेगा, और जो ध्वनि ऊर्जा होगी उससे क्या आएगी, एक चट करके आपको ध्वनि सुनाई देगी। तो ये स्थिर विद्युत के कुछ एग्जाम्पल हुए। इसके अलावा यदि आप देखोगे, कई बार यदि आप किसी व्यक्ति के एकदम से संपर्क में आते हो तो हल्का सा यदि कोई आप का बॉडी टच होती है तो आपको हल्का सा करंट सा लगता है, आपको ऐसा लगेगा कि आपके शरीर में हल्का सा झटका महसूस हुआ। वह भी किस कारण होता है कि स्थिर विद्युत जो आवेश उसके ऊपर एकत्रित रहता है सामने वाले के शरीर में, वह एकदम से आपके शरीर में आता है तो आपको झटका सा महसूस होता है। ये दैनिक जीवन में कुछ एग्जाम्पल होते हैं स्थिर विद्युत के। हमने अभी पढ़ा कि इसका व्यापारिक रूप से हम कहीं पर भी उपयोग नहीं करते हैं, तो यह हमारे लिए अधिक उपयोगी नहीं है, इसका हम ज्यादा मात्रा में उपयोग नहीं कर पाते हैं। हम जिस विद्युत का ज्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं या सर्वाधिक जिसका उपयोग किया जाता है, वह कौन सी होती है बेटा, उसे हम कहते हैं गतिशील विद्युत। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गतिशील विद्युत के विषय में, जो कि हमें पूरे 2 साल तक जिसके इर्द गिर्द ही सारी पढ़ाई करनी है। तो गतिशील विद्युत के विषय में हम लोग जानते हैं कि गतिशील जो विद्युत होती है वह क्या होती है। ठीक है, अब देखिए गतिशील विद्युत, इसका तात्पर्य तो सीधा सीधा है, नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें क्या होगी बेटा, इसमें होगी गति। जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बह सकती है या गति कर सकती है, वह क्या कहलाएगी, गतिशील विद्युत वह कहलाती है। अब जो गतिशील विद्युत होती है, इस विद्युत को भी हम 2 प्रकार से विभाजित करते हैं। गतिशील विद्युत में 2 प्रकार से हम इसे विभाजित करते हैं। 2 प्रकार इसके कौन कौन से होते हैं बेटा, तो पहला हमारे पास आता है इसका प्रत्यावर्ती धारा। इसकी जो बहती है धारा, जो बहती है वो जो धारा होगी वो 2 प्रकार की होगी। पहली होती है प्रत्यावर्ती धारा और दूसरी होती है हमारे पास दिष्ट धारा। ये 2 प्रकार की धाराओं के रूप में यह बह सकती है। ठीक है, यदि गति कर रही है धारा, यदि बह रही है या इलेक्ट्रॉन या आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक बह रहा है, तो बहने के 2 तरीके हैं। या तो वह बिल्कुल सीधे मार्ग
में बहता रहे। यदि सीधे मार्ग में धारा बह रही है तो उसे हम कहते हैं दिष्ट धारा, और यदि हमारी धारा घूमते फिरते हुए जा रही है तो वह क्या कहलाती है, उसे हम क्या कहते हैं, यदि कुछ इस तरीके से गति हो रही है तो ये हमारी कहलाती है बेटा, इसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो यदि सीधी आपकी धारा बह रही है, मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वह कहलाएगा दिष्ट धारा, और यदि मान में परिवर्तन होते जा रहा है, हर एक क्षण पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, कुछ इस प्रकार से यदि धारा हमारी बह रही है तो उसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है, अभी तक हमने जाना कि गतिशील जो विद्युत होती है, गतिशील विद्युत की जो धारा होती है वह कितने प्रकार से बह सकती है, दो प्रकार से। यदि वह बिल्कुल एक नियत मान से आगे बढ़ रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, दिष्ट धारा, और यदि उसके मान में निरंतर हर एक क्षण परिवर्तन यदि हो रहा है तो वह क्या कहलाती है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। अब हम देखने वाले हैं कि गतिशील विद्युत जो होती है, गतिशील विद्युत को हम कितने प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं, अर्थात हम देखने वाले हैं कि गतिशील विद्युत का उत्पादन कितने प्रकारों से किया जा सकता है। तो उत्पादन के विषय में यदि हम देखें तो गतिशील विद्युत को उत्पादन करने के चार मुख्य रूप से तरीके हमारे पास होते हैं। पहला तरीका यदि हम बात करें तो पहला तरीका होता है प्रकाशीय विधि, जिसमें हम प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करके गतिशील विद्युत को उत्पादित करते हैं। किस तरीके से यह काम करता है इसके विषय में देखते हैं। तो आप सभी ने देखा होगा कि सोलर स्ट्रीट लाइट्स आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। जो गांव में स्ट्रीट लाइट या सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था की जाती है उसमें हम क्या लगाते हैं, एक ब्लैक कलर की, काली कलर की एक प्लेट आपको दिखेगी लगी हुई, ये कहलाता है क्या, सोलर पैनल। इसे हम क्या कहते हैं, सोलर पैनल इसे कहा जाता है। इस सोलर पैनल के ऊपर जैसे ही प्रकाश आपतित होता है, जैसे ही हमारा प्रकाश इसके ऊपर आता है तो इसमें क्या उत्पन्न होते हैं, आवेश यहाँ पर उत्पन्न होते हैं, गतिशील आवेश की उत्पत्ति होती है। और जब गतिशील आवेश उत्पन्न होते हैं तो वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करेंगे, और जब यहाँ से आवेश गति करेंगे तो इस आवेश को हम एक बैटरी के अंदर संरक्षित कर लेते हैं। एक बैटरी के अंदर हम इस आवेश को संरक्षित कर लेते हैं, और फिर हम इस बैटरी से लैंप जला सकते हैं या और भी अन्य कार्य हम इससे कर सकते हैं। यदि हमें इसी बैटरी से घरों की सप्लाई देना है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रत्यावर्ती धारा में, उसके लिए हम इन्वर्टर आदि का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो सोलर पैनल है आज की डेट में काफ़ी चर्चित युक्ति है, और ये जो हमारे यहाँ से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, ये जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन यहाँ से होगा ये काफ़ी सस्ता होता है, बहुत ही सस्ता है। एक बार बस इसको लगाने की अभी थोड़ी सी कीमत ज़्यादा होती है। यदि आपने एक बार इसे इंस्टॉल कर लिया तो काफ़ी समय तक, काफ़ी ज़्यादा समय तक ये आपको कार्य कर सकता है, काफ़ी लंबे समय तक ये चल सकता है। तो ये हुई सोलर पैनल विधि, ठीक है। इसका उपयोग हम लोग जैसे सोलर सेल आते हैं, इनमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। सोलर बैटरी, सोलर सेल्स में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। दूसरी जो हमारे पास विधि है बेटा, दूसरी विधि को हम कहते हैं तापीय विधि। तापीय विधि जो है ये व्यापारिक विधि नहीं है, इसका हम बहुत कम मात्रा में उपयोग करते हैं। देखिए ये क्या होती है तापीय विधि, जब आपके पास दो अलग अलग धातुओं के दो छड़ें हो या दो अलग अलग धातुओं के पदार्थ हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिया कोई एक धातु A, दूसरी धातु हमने लिया यहाँ पर B, इन दोनों धातुओं को मैंने यहाँ पे जोड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा इनका, इसे हम कहेंगे जंक्शन, या क्या कहलाएगा, ये संगम इनका कहलाएगा। यदि हम इस संगम बिंदु को गर्म करें, यदि हम यहाँ पर क्या दें, इसे हम दें ऊष्मा, इसे यदि हम यहाँ पे ऊष्मा देते हैं या इसे भाग को हम गर्म करते हैं, इस संधि स्थल को यदि आप गर्म करेंगे तो गर्म करने के कारण क्या होगा, इसके जो सिरे होंगे ना, इस सिरों पर क्या होगा, एक विद्युत धारा उत्पन्न होगी, यहाँ पर एक करंट उत्पन्न होगा। ये कहलाती है तापीय विधि कि ऊष्मा के द्वारा इलेक्ट्रॉन को बहाना या विद्युत धारा को उत्पन्न करना तापीय विधि हमारी कहलाएगी। इसे हम एक नाम से और जानते हैं, ये हमारे पास कहलाता है थर्मोकपल, ठीक है, अर्थात ऊष्मा के द्वारा जुड़े हुए दो धातु के टुकड़े। तो ये विधि हम इसे थर्मोकपल के नाम से भी जानते हैं। अगली हम लोग विधि देखने वाले हैं इसके बाद में। तो अगली जो हमारे पास विधि है बेटा, अगली विधि हमारे पास होती है चुंबकीय विधि। तीसरी विधि जो है आपके पास वह क्या होगी, चुंबकीय विधि। चुंबकीय विधि जो है आपकी, ये सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली विधि है। चुंबकीय विधि में हम क्या करते हैं, ठीक है, चुंबकीय विधि में जैसे आप सभी जानते हैं कि चुंबक में दो ध्रुव पाए जाते हैं, एक
उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों ध्रुवों के बीच में आप क्या रखते हैं, यदि आप किसी चालक को यहाँ पर रखते हैं, यदि आपके पास यहाँ पे कोई चालक है, जैसे ABCD, हमने एक चालक को यहाँ पे रखा हुआ है और ये चालक जब गति करता है तो इस चालक में गति के कारण इस चालक के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इसी विद्युत वाहक बल के द्वारा हमें धारा की प्राप्ति होती है। तो जब कोई चालक किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो वहां पर एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है या उत्पन्न हो जाता है, जिस विद्युत वाहक बल के द्वारा हमें धारा की प्राप्ति होती है। और ये जो विधि है चुंबकीय विधि, ये काफी इंपॉर्टेंट विधि है। इसी विधि को हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास कौन सी विधि है, व्यापारिक विधि हम कह सकते हैं। सबसे ज्यादा विद्युत धारा का उत्पादन इसी विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादन हम इसी विधि के द्वारा करते हैं, जैसे हमारे जनरेटर हैं या अल्टरनेटर्स हैं, इनमें इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। अंतिम और लास्ट जो हमारे पास एक विधि होती है, इस विधि को हम कहते हैं रासायनिक विधि। कौन सी विधि कहते हैं, रासायनिक विधि हम इसे कह सकते हैं। रासायनिक विधि का प्रयोग हम सभी लोग बहुत सामान्य तरीके से जानते हैं कि हम लोग जो भी सेल वगैरह यूज करते हैं, सेल या बैटरी इसके मुख्य उदाहरणों में से एक है। जैसे मैं इसके उदाहरण लिखता हूं तो सेल हम जानते हैं, बैटरी हम जानते हैं। जितने भी प्रकार के सेल हैं या जो भी बैटरी हम लोग यूज करते हैं, उनके अंदर क्या होता है बेटा, उनके अंदर रहते हैं कुछ रसायन और रसायनों की क्रिया विधि के द्वारा ही वहां पे विद्युत धारा का उत्पादन होता है। तो रासायनिक विधि में क्या होगा, रसायनों के द्वारा, जो आपके रसायन हैं, रसायनों के द्वारा किसका उत्पादन होगा, विद्युत का उत्पादन होता है। विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक का प्रोडक्शन होता है। तो रसायनों की क्रिया के द्वारा जहां विद्युत धारा उत्पन्न होगी वह कहलाती है रासायनिक विधि। ये हमारे पास कुछ 4 विधियां हैं विद्युत धारा को उत्पादन करने के लिए। इसके अलावा मैं कुछ और विधि आपको बताना चाहूंगा। एक और विधि हमारे पास हो सकती है, हम विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को एक दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे यदि हम बात करें तो एक आप डिवाइस को देखिएगा कि पीजियो इलेक्ट्रिसिटी या दाब ऊर्जा को भी, जो दबाव होता है, जो प्रेशर होता है, उसे भी आप विद्युत धारा में उत्पन्न परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से ये कार्य करता है। आपके पास कुछ इस प्रकार की आपको डिवाइस देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार की आपके पास डिवाइस रहेगी। इस डिवाइस के ऊपर जैसे ही आप दबाव लगाएंगे, जैसे ही आप प्रेशर को अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर अंदर क्या भरा होता है, छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। किस चीज के क्रिस्टल होते हैं, तो क्वार्ट्ज के यहाँ पर टुकड़े पाए जाते हैं। क्वार्ट्ज के जो टुकड़े पाए जाते हैं, क्वार्ट्ज के टुकड़ों को जैसे ही आप दबाव लगाते हैं तो दबाव लगाने के कारण क्या होता है बेटा, वहां पे कुछ आवेश उत्पन्न हो जाता है और फिर हम इस आवेश को यहां से कलेक्ट करके वायरों की सहायता से या छोटे छोटे चालक तारों की सहायता से हम इसे कलेक्ट कर लेते हैं या इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसके कारण भी यहाँ पे एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है और ये जो विद्युत धारा होती है इसे हम कहते हैं पीजियो इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहलाता है ये, पीजियो इलेक्ट्रिसिटी या पीजियो इलेक्ट्रिक करंट हम इसे कहते हैं। तो ये कुछ प्रकार हैं हमारे पास जिनसे हम विद्युत धारा का उत्पादन कर सकते हैं। अब हम इसके बाद में जानने वाले हैं कुछ इससे संबंधित, विद्युत धारा से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावली होती है उनके विषय में हम लोग जानेंगे और इसी के बाद हम लोग जानेंगे साथ ही साथ परमाणु की संरचना के विषय में। अब हम जानते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है, तो हम सारी चीजें जानते हुए चलते हैं। हम लोग अभी देखने क्या वाले हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ जानेंगे। पदार्थ के अंदर फिर हम पदार्थ से संबंधित सारे कणों को जानेंगे और जितने भी कण हम जानेंगे उन्हीं कणों के आधार पे हम बोलेंगे कि पदार्थ के अंदर आवेश कैसे उपस्थित होता है। ठीक है, तो देखिए विद्युत आवेश को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, पदार्थ किसे कहते हैं। कोई भी यदि आपके पास वस्तु है हम उसे पदार्थ कब कह सकते हैं, तो किसी भी चीज को पदार्थ होता क्या है वास्तव में, तो पदार्थ होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि जिसका एक निश्चित भार हो, जिसका निश्चित क्या हो बेटा, भार निश्चित हो। और दूसरा हम क्या पॉइंट ले सकते हैं इसमें कि जो स्थान को घेरता हो। सेकंड पॉइंट क्या ले सकते हैं, जो स्थान को घेरता हो। जैसे यदि हम इस एक मार्कर की बात करें तो देखिए इस मार्कर का एक निश्चित भार है, ये 150 ग्राम का है, निश्चित इसका भार है, इसका भार इतना ही रहेगा। ठीक है, इसका भार निश्चित है। और यदि मैं इसे किसी स्थान पर रखूं, जैसे सपोज मैंने इसको इस
बोर्ड पे रखा हूं तो इस व्हाइट बोर्ड का जो पोर्शन मार्कर के पीछे है वो आपको नहीं दिखाई देगा, मतलब कि ये स्थान को भी घेर रहा है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, पदार्थ इसे कहा जा सकता है। अब पदार्थ के हम अंदर चलते हैं, तो पदार्थ किन चीज़ों से मिलकर बना होता है उसके विषय में हम देखते हैं। तो पदार्थ की जो संरचना होती है बेटा वह किससे मिलकर बना होता है, पदार्थ बना होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर। जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर पदार्थ बना होता है उन्हें क्या कहा जाता है, वे कहलाते हैं अणु। तो सबसे छोटा जो कण होता है वह कहलाता है अणु। अब इसके बाद में अणु जो हमारा बना होता है, अणु को हम बना हुआ कहते हैं, किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो अणु बना होता है किससे मिलकर, परमाणु से मिलकर हमारे अणु का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर, एक या एक से अधिक परमाणु मिलकर हम कह सकते हैं कि अणु का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद में और यदि हम अंदर चलें इसके, तो परमाणु किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो परमाणु को हम बना हुआ कहते हैं किससे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ हमारा क्या होता है, परमाणु होता है। इसमें भी यदि हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो ये भी और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, क्वार्क जिन्हें कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें अब हमें 1 बाय 1 डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अणु किसे कहा जाता है। ठीक है, अणु के विषय में हम लोग जानेंगे कि अणु किसे कहा जाता है। यदि तो देखिए, अणु किस चीज को हम कह सकते हैं, अणु वास्तव में होता क्या है, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, सबसे सूक्ष्मतम कण ये होता है, किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो उसके सभी गुणों को प्रदर्शित करे, जो क्या करे, पदार्थ के सभी गुणों को प्रदर्शित करे। और दूसरा भाग हम क्या लिख सकते हैं, जो स्वतंत्र रूप में विद्यमान रह सके, जो स्वतंत्र रूप में हमें मिलता हो। जैसे यदि हम बात करें, जैसे सामान्य परमाणु ऑक्सीजन की यदि हम बात करें, जिससे हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन की, तो यदि आपने थोड़ा सा भी जानकारी रखते हैं तो ऑक्सीजन को हम क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं। जबकि ऑक्सीजन को प्रदर्शित करने के लिए सिंबल का प्रयोग किया जाता है O के रूप में। तो ये जो सिंगल O दर्शाता है, ये जो सिंगल O होता है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये दर्शाता है परमाणु को। और जो O2 हम लिखते हैं ये दर्शाता है अणु को। तो हम लोग सांस लेते हैं अणुओं में, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं सांसों के रूप में, वह किस रूप में होती है, सांस के रूप में, अणु के रूप में। इसीलिए हम क्या लिखते हैं, O2। तो हमारे वातावरण में जो गैसें उपस्थित हैं वे अणुओं के रूप में पाई जाती है, परमाणुओं के रूप में गैसें नहीं पाई जाती। या कोई भी पदार्थ यदि है तो वह किस रूप में मिलेगा, अणुओं के रूप में मिला हुआ मिलेगा वह हमें। अब परमाणु क्या होता है बेटा, तो देखिए परमाणु क्या होता है, परमाणु मिलकर किसकी रचना करते हैं, अणु की। तो हम अणु में एक पॉइंट और लिख सकते हैं, यह किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो यह परमाणुओं से बना होता है। यह किससे बना होता है, परमाणुओं से बना होता है। इसके बाद में यदि हम परमाणु की बात करेंगे तो देखिए परमाणु क्या होता है, परमाणु भी सबसे सूक्ष्मतम कण है। ठीक है, सबसे छोटा कण होता है, सूक्ष्मतम कण हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, और परमाणु भी क्या होता है, अपने सारे गुणों को प्रदर्शित कर सकता है, किसी पदार्थ के सारे गुणों को प्रदर्शित कर सकता है। लेकिन परमाणु में एक कंडीशन ये आती है कि परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता, स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है। परमाणु हमें स्वतंत्र रूप में नहीं मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अणु हमें स्वतंत्र रूप में मिल सकता है। तो अणु और परमाणु ये दो चीजें हमारे पास, हम समझ चुके हैं कि अणु हमें स्वतंत्र रूप में मिल जाएगा, लेकिन परमाणु जो है, परमाणु हमें स्वतंत्र रूप में नहीं मिलेगा। अब इसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं कि जो सबसे छोटा भाग आया हमारे पास किसी पदार्थ का, वह क्या आया हुआ है, परमाणु हमारे पास आया हुआ है। तो अब हम लोग जानेंगे कि परमाणु की संरचना क्या होती है। अब हम परमाणु की संरचना के पास चलेंगे कि परमाणु किस तरीके से निर्मित होता है, उसके अंदर कौन कौन से कण पाए जाते हैं, किस तरीके से अंदर फिर जो अन्य आवेश हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वे किस तरीके से अरेंज होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्लास में।